नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इसकी डिफिनेशन, सारी चीज़ें देखेंगे और ये क्यों आवश्यक है इसके लिए भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे वीडियोस पे आए हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और किसी भी टॉपिक का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। साथ में उनका PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सारी जगहों पे जुड़ना नहीं भूलेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि जो भी वीडियो, जो भी अपडेट्स हम देते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि मानव सभ्यता ने प्रगति तो बहुत की है। सही बात है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन इस प्रगति की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ी क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जब हम विकास करते हैं तो हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है और वो संसाधन हम कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं। तो संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य के लिए संकट पैदा कर रहा है। जो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर है, उसके लिए क्या है कि ये संकट पैदा कर रहा है। इसी संकट के समाधान के रूप में सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक है, सतत विकास क्यों जन्म हुआ? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका मतलब वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनकी जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भविष्य में हमें उन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो उनका संकट पैदा हो जाएगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर सतत विकास का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो सतत विकास का जन्म हुआ। यह एक ऐसा मार्ग है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाता है। ठीक है, मतलब ब्रिज का काम करता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ मेड इमेंस प्रोग्रेस बट एट अ हैवी कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे यही कि पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। द माइंडलेस एक्सप्लोजन ऑफ exploitation of resources is creating a crisis for the future. As a solution to this, the concept of sustainable development, मतलब कि इस समस्या से निपटने के लिए sustainable development का जन्म हुआ। It is a path that creates a balance between development and environment. तो ये क्या है आपका? environment और विकास के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कौन? सतत विकास। तो आगे हम लोग इसका मीनिंग देखने वाले हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है? देखिए, सतत विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे। इसका अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संतुलित तरीका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट इज कंटिन्यूअस एंड मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लांटिंग ट्रीज बट अ बैलेंस वे ऑफ लिविंग। मतलब कि हिंदी में हमने यहाँ पे देखा कि यह एक ऐसा विकास है ना जो निरंतर चलने वाला है। ये मतलब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो हम हमेशा विकास करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक समय बाद जाके हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं ना उनको पूरा करने के लिए हम ये ध्यान देते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है,
उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बाधित ना हो, उनके साथ कोई समझौता ना करना पड़े या उनको कोई समझौता ना करना पड़े। तो इस बात का ध्यान रख के हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और यही क्या है, आपका सतत विकास है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, ब्रंटलैंड कमीशन 1987 द्वारा डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन क्या है, जब परिभाषा की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब कि इस आयोग ने, कौन, ब्रंटलैंड आयोग ने द्वारा दी गई सतत विकास की यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस परिभाषा ये इसमें क्या बोला गया है कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि परिभाषा क्या है और क्या आपको लिखना है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। साथ में अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप उससे भी काम चल जाएगा आपका, तो उसके लिए आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। अब हम बात करने चल रहे हैं कि इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है, किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओरिजिन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो सतत विकास जो शब्द है इसको वैश्विक पहचान कब मिली, 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बाद। तो इसका शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, रियो डी जनेरियो में, ने इसे और मजबूती दी। इसका जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो सबसे पहले कब आया था, 1987 में। और इसको मजबूती कब मिली, वो मिली 1992 में रियो डी जनेरियो में अर्थ सम्मेलन हुआ, समिट हुआ, उसमें इसको मजबूती मिली। किसको, सतत विकास को। अब हम आगे देखने वाले हैं कि सतत विकास का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इसकी ओरिजिन देखी और इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। तो हम क्या करते हैं कि सतत विकास क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम करना है, मतलब इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। तो पृथ्वी की जीवन क्षमता की रक्षा करना, ये इसमें मतलब हम क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को अगर संरक्षित करते हैं तो हम पृथ्वी की जीवन क्षमता को संरक्षित करते हैं। दूसरा, यहाँ पे मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। थर्ड की बात करें तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम क्या करते हैं, संसाधनों के इस्तेमाल के लिए कंजूसी करते हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, उसको विवेकपूर्ण ढंग से उनका उपयोग करते हैं। अपशिष्ट को कम करते हैं, जो वेस्टेज वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, कम करते हैं। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब स्थानीय समुदायों के ज्ञान को महत्व देते हैं। इसमें हम ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उसमें हमने 4 चीज़ों को देखा। तो 4 चीज़ों में कौन कौन, पहला ये कि हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ज़रूरी है, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना। तो ये सतत विकास का सिद्धांत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, प्रिंसिपल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सतत विकास के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं, पिलर्स के बारे में। तो इसके पिलर्स क्या क्या हैं, देखिए सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर स्तंभ दिया गया है और उनका विवरण दिया गया है। तो स्तंभों की बात करें तो एक है आपका आर्थिक स्तंभ, दूसरा है सामाजिक स्तंभ और तीसरा है पर्यावरणीय स्तंभ। ठीक है, आर्थिक स्तंभ क्या है, तो लाभ और विकास ऐसा हो जो लंबे समय तक टिके। ठीक है, मतलब जो हम इसमें सतत विकास जब करते हैं तो हम क्या हमारा उद्देश्य होता है, एक तरह से ये समझ के करिए कि हमारा जो आर्थिक उद्देश्य है उसमें हम क्या ध्यान देते हैं कि लाभ भी हो और विकास भी हो और वो लंबे समय तक टिका रहे। ऐसा नहीं कि कुछ समय हमें लाभ मिला और डेवलपमेंट हम किए उसके बाद फिर बंद हो जाए, नहीं, हमें करना है ग्रोथ दैट इज़ लॉन्ग टर्म एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सामाजिक जो स्तंभ है, सामाजिक स्तंभ की बात करें तो समाज में समानता, न्याय और मानवाधिकार
ठीक है, ये डेवलप करना। पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट की, तो प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की रक्षा करते हैं हम किसके माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से। तो ये हमने देखा कि कुछ पिलर्स हैं इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। आगे हम लोग देखने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य जो है, मतलब यहाँ पे यूएनओ द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया, वो क्या किया गया उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना था। ठीक है, तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने 2015 में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, कुछ टारगेट वो किए, फिक्स किए कि जिसको मतलब कब तक पूरा करना था, 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इनमें कुछ जो प्रमुख उद्देश्य थे उनको हम देख लेते हैं, बाकी तो 17 हैं। तो एक तो है आपका क्या, पहला है कि गरीबी को समाप्त करना, मतलब 2030 तक हर जगह से गरीबी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दूसरा, भूखमरी से मुक्ति मिल जाए, जीरो हंगर की स्थिति में आ जाए हम लोग। और थर्ड, हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी सबको मिलने लगे। लैंगिक समानता, मतलब सभी को समान अधिकार, इक्वालिटी मिले। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी को स्वच्छ जल मिले और क्या हो, स्वच्छता भी बढ़े। नेक्स्ट, और यहाँ पे जलवायु कार्रवाई, मतलब क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ क्या करना है, हमें एक्शन लेना है। तो ये कुछ प्रमुख जो लक्ष्य हैं उनके बारे में हमने बात करी। वैसे तो कितने हैं, 17 जो आपके लक्ष्य निर्धारित किए थे संयुक्त राष्ट्र ने, जिनको पूरा करना है 2030 तक। द यूएन सेट 17 goals in 2015 to be achieved by 2030. These include no poverty, quality education, gender equality, climate action, again among others. ठीक है, तो ये था। अब हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है उसमें, मतलब सतत विकास और असतत विकास में कंपैरिजन देखना है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सतत विकास दिया गया है और ये है आपका असतत विकास। ठीक है, अनसस्टेनेबल। ठीक, जो सतत विकास होता है इसमें हम किस पर कहाँ पे, और मतलब हमारा मेन जो फोकस होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, मतलब ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। कौन, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जबकि जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ वर्तमान की ज़रूरतों को ही ध्यान में रखता है। ठीक है, उसमें फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है, जो आज है बस वही है, कल क्या होगा नहीं मालूम। ठीक है, हम सतत विकास में क्या करते हैं, ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए नवीकरण ऊर्जा पर डिपेंड, मतलब फोकस कर रहे हैं। यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमने बता दिया था कि कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल होती हैं। तो इसमें आपका जैसे हो गया सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, और आपका सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, विंड एनर्जी, पवन चक्की जिसको आप बोलते हैं, और जियोथर्मल, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह से ये सारे जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं नवीकरण ऊर्जा में। सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, और विंड पावर हो गया, और आपका जियोथर्मल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि पर्यावरण अनुकूल, मतलब इको फ्रेंडली रहें हम हमेशा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है सतत विकास करना। ठीक है, तो सतत विकास में हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं, भविष्य को ध्यान में रख के काम करते हैं। दूसरा, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम नवीकरण ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं। और तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल ही हम विकास कर रहे हैं। असतत की बात करें तो ये केवल वर्तमान पर केंद्रित होता है, और हम इसमें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किस पर डिपेंड है, फॉसिल फ्यूल्स पर, मतलब जीवाश्म ईंधन, जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले ईंधन हैं, जैसे आपका हो गया कोयला, ठीक है, और पेट्रोल, ठीक, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, ये सारी चीज़ें, इन पर हम डिपेंड हैं अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, पर्यावरण विनाशक, मतलब हम यहाँ पे पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं रखते, हमें बस विकास करना है। ठीक है, बाकी पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि सतत और असतत विकास में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस की बात की हमने। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। ठीक, अब आगे कुछ रणनीतियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं। स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स की बात करें तो रणनीतियाँ क्या हैं सतत विकास करने की, तो इसके बारे में ज़रा समझिए।
देखिए, पहला यहाँ पे है कि हम नवीकरण ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं, अपशिष्ट प्रबंधन पे कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पे कर रहे हैं और हरित तकनीक अपनाने पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी रणनीतियाँ हैं और इस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो नवीकरण ऊर्जा में हम क्या कर रहे हैं, सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, किस पे, कि सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग बढ़ाना है। ठीक, अपशिष्ट प्रबंधन में हम 3R सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। 3R के बारे में हमने बताया है, क्या है 3R आपका, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस का मतलब हो गया कि हमें अपनी ज़रूरतों को जो नेचर से हम लेते हैं उसको उसमें कमी लाना। रीयूज का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम दोबारा से इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक दें। और तीसरा रिसाइकल, जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और अब वो आगे इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तब हम क्या करते हैं, उसको रिसाइकल कर दें और रिसाइकल करके कोई नया प्रोडक्ट उससे बना लें। तो हम क्या करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 3R सिद्धांत को फॉलो करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण में हम संसाधनों पर दबाव कम करते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करके हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पर हम प्रेशर कम करें। हरित तकनीक की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी मशीनों का उपयोग करते हैं जो कम प्रदूषण फैलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा और शिक्षक की क्या भूमिका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। आई थिंक अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मतलब अपनाने के लिए उसमें क्या क्या भूमिका या क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप समाज के परिवर्तन एजेंट हैं। मतलब हम जो शिक्षक हैं ना, हम समाज में अगर कोई बात बोलते हैं ना तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, और उस पर विचार करते हैं। मतलब आप ऐसे कहिए कि एक टीचर, एक शिक्षक अगर कुछ बोल रहा है ना तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो क्या है कि हम एक एजेंट, मतलब हम चीज़ों में परिवर्तन लाने के एक एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमको जागरूकता फैलाना है। ठीक है, हमको व्यवहारिक ज्ञान देना है, हमको मूल्यों का निर्माण करना है। तो जागरूकता हम कैसे फैला सकते हैं, तो जागरूकता फैलाने के लिए हमको क्या करना है कि कक्षाओं में वास्तविक उदाहरण पेश करें। जैसे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसको बता सकते हैं, छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं, है ना। वास्तविक उदाहरण देके छात्रों को पर्यावरण के प्रति में संवेदनशीलता ला सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो स्कूलों में इको क्लब बनाना और बागवानी सिखाना, ये आपका व्यवहारिक ज्ञान हो गया। और छात्रों में सादगी और संयम के गुणों का विकास करना। एज अ टीचर यू आर अ चेंज एजेंट, यू मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एस्टेब्लिश इको क्लब्स एंड इंस्टिल वैल्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड रेस्ट्रेंट इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आप ये कहिए कि इन्वायरमेंट के मतलब सेफ्टी के लिए क्या कर सकता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है कि चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब हम चीज़ों को लागू करेंगे ना तो उनमें क्या क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अत्यधिक गरीबी। ठीक है, अत्यधिक गरीबी के कारण क्या है कि हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब है, बहुत गरीब है, तो वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए, एनर्जी ज़रूरतों के लिए वो सोलर पैनल नहीं लगवा सकता। ठीक है, सोलर पैनल नहीं लगवा सकता, तो वो किस पे डिपेंड होगा, वो लकड़ी पे डिपेंड होगा, है ना। लकड़ी पे या जो भी उपले वगैरह होते हैं उनको जला के वो क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। या जंगल में रहने के लिए मजबूर होगा, जंगल में जब रहेगा तो अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटेगा। ठीक है, तो इस तरह से गरीबी जो है एक जो मुख्य कारण है, उसकी वजह से भी हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अत्यधिक गरीबी होने के कारण गरीब लोग मजबूरी में जंगलों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो पुअर
पीपल रिले ऑन फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल, जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, आम जनता को दीर्घकालिक परिणामों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, भ्रष्टाचार और नीतियाँ, नियमों का सख्ती से लागू न होना, मतलब लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो जब हम नियम को सख्ती से लागू नहीं करेंगे तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए नियम सख्त होंगे तो कोई भी अगर मान लीजिए पेड़ काटते पकड़ा गया या कोई गलती कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो उसको अगर हम दंडित करेंगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि करप्शन की वजह से, जैसे हमने देखा है गांव वगैरह में ना, अपने यहाँ जब छोटे थे तो पेड़ जब कटते थे ना, तो कोई मान लीजिए पेड़ काट दिया तो वहाँ पे क्या पता नहीं कैसे वो मतलब पुलिस स्टेशन ना, थाने तक बात पहुँच जाती थी, जबकि घर से हमारे जो पुलिस स्टेशन है वो लगभग मान चलिए कि 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक बात पहुँच जाती थी और वहाँ से 2 पुलिस वाले आते थे। फिर उसके बाद उस समय की बात बता रहे हैं, किसी से 2000 रुपया तो कभी 4000 रुपया तो कभी 5000 रुपया इस तरह से लेके छोड़ देते थे। तो ये सब करप्शन की वजह से भी लोगों के लगता है कि चलो ठीक है यार, दे दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है, फिर अगली बार फिर कोई गलती करेगा, फिर 2 4 5 हज़ार दे देगा। तो इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए हम सारे जो नियम वगैरह हैं, जो भी मतलब ये सारे जो हम अभी बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखने वाले हैं कि क्या कंक्लूजन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सतत विकास के बारे में अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है उसको ज़रा समझिए कि सतत विकास कोई विकल्प नहीं है। सतत विकास ऐसा नहीं कि हम एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें, नहीं, ये हमारी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि अगर हम नहीं करेंगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो जनरेशन है, जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसको अपनाना है और जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करना है, ठीक है। पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं है। ये मान लीजिए कि जो पृथ्वी है ना, ये हमें मतलब हमें विरासत में नहीं मिली है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें विरासत में मिल गया, इतना खेत मिल गया, इतना ये हो गया, वो कुछ समय के लिए है। लेकिन बात करें कि पूरी पृथ्वी की, तो वो कोई विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे बच्चों का कर्ज है। मतलब उनका नहीं, जो आने वाली जनरेशन है उनका कर्ज है कि हमें उनको सुरक्षित लौटाना है, ठीक है। तो हमें ये मान के नहीं काम करना है कि बस आज ही इसका दोहन कर लिया, ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें नहीं। हम इसके लिए किसी के कर्जदार हैं और कर्जदार होने की वजह से हमें इसको सुरक्षित रखना है ताकि हम सुरक्षित उनको वापस लौटा सकें। तो ये हमने इसमें निष्कर्ष देखा कि हमें मतलब अपने इन्वायरमेंट को, अपने सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ बोथ आवर कंपल्सन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ इज़ नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट अ लोन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन विच वी मस्ट रिटर्न सेफली, जो कि जिसे हमें सुरक्षित उनको लौटाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।